तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज दिल्ली पुलिस के कुछ अफसरों से बात हुई। करीब 20 दिन हो चुके हैं श्रद्धा मर्डर केस के तमाम जो सबूत थे फॉरेंसिक लैब में भेजे हुए, और उसकी रिपोर्ट का इंतज़ार है। ख़ासतौर पर दिल्ली पुलिस को तो बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। तो कुछ सोर्सेज ये बता रहे हैं कि DNA की जो रिपोर्ट है शायद आज शाम रात तक या कल तक बहुत मुमकिन है कि मिल जाए। और ये DNA रिपोर्ट या फॉरेंसिक रिपोर्ट बहुत अहम है श्रद्धा मर्डर केस में, इसलिए कि जितने भी पुलिस ऑफिशियल से बात की वो सिर्फ एक ही चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंट है कि हमें फॉरेंसिक रिपोर्ट या DNA रिपोर्ट जो है हमें मालूम है कि वो हमारे हिसाब से आएगी, क्योंकि जो सबूत हमने बरामद किए हैं वो आफ्ताब की निशानदेही पर उन्हीं जगहों से बरामद किए जहाँ जहाँ उसने बताया था। और ये DNA और फॉरेंसिक रिपोर्ट इस केस में कितना अहम है इसको इसी से समझिए कि न इसमें अभी तक कोई विटनेस मिला है, न वेपन मिला है, न बाकी कुछ सबूत मिले हैं। तो इस केस को एक मजबूत केस की शक्ल देने के लिए ज़रूरी है कि कम से कम फॉरेंसिक एविडेंस दिल्ली पुलिस के पास सॉलिड हो। ये तो रहा अपडेट। तो 11 नवंबर को आफ्ताब पकड़ा गया, उसके बाद खुलासा हुआ। करीब महीने भर बीत रहे, अब आज 9 दिसंबर है तो लगभग 1 महीना मान लीजिए। इन 1 महीने में बहुत सारे लोगों ने सवाल किया, श्रद्धा की फैमिली क्या कहती है, श्रद्धा के पिता क्या कहते हैं, भाई क्या कहते हैं, लेकिन फैमिली की तरफ से कोई सामने नहीं आया। आज लगभग 1 महीने के बाद पहली बार श्रद्धा के पिता मीडिया के सामने आए। मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने श्रद्धा से जुड़ी हुई तमाम बातें, श्रद्धा आफ्ताब के रिलेशन, श्रद्धा का घर छोड़ना, श्रद्धा का घर वालों से बात ना करना, श्रद्धा का गायब हो जाना, श्रद्धा का लिव इन में रहना, और फिर श्रद्धा की गुमशुदगी, उसके बाद उसकी मौत की खबर, इन सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने डिटेल से बात की। तो श्रद्धा के घर वाले, ख़ासतौर पर श्रद्धा के पिता क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, श्रद्धा क्यों घर छोड़ कर गई थी, क्यों अपने घर वालों से बात नहीं करती थी, आखिरी बार बाप बेटी के बीच साल भर पहले ही क्यों बात हुई, उसके बाद कभी बात नहीं हुई, वो वापस क्यों नहीं घर लौटना चाहती थी, ये सारे सवाल उनसे पूछे गए। और इस केस के बारे में उनका क्या कहना, दिल्ली पुलिस ने अब तक की जांच के बारे में श्रद्धा के पिता को क्या कुछ बताया, ये सब कुछ उन्होंने आज डिटेल में बात की है। तो आज पूरी कहानी श्रद्धा के पिता ने जो कुछ कहा उसी की ज़ुबानी पिरोकर आपको सुनाता हूँ। श्रद्धा के पिता ने जो पूरी बात बताई उसका कुल मिलाकर जो निचोड़ है कहानी है वो ये है कि करीब 3 साल पहले श्रद्धा अपना घर छोड़ चुकी थी। 3 साल यानी कि 2019, अभी 2022 है। और इसके बाद ये मुंबई गई और मुंबई में रहने लगी, फिर आफ्ताब के साथ रहने लगी। फिर माँ के ज़रिए पिता को ये बात पता चली। पहली बार श्रद्धा का आफ्ताब के साथ रिश्ता और उसके साथ अलग लिव इन में रहना, ये खबर श्रद्धा के पिता विकास वॉलकर को अपनी वाइफ से पता चली। वो वाइफ जिनकी जनवरी 2020 में ही कोरोना की वजह से मौत हो गई थी। तो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये खबर सुनना कि लिव इन में है और वो भी फिर रिलीजन अलग अलग है, तो इस बात को लेकर घर में लड़ाई हुई। ख़ासतौर पर श्रद्धा के पिता ज़्यादा गुस्से में आए। वो वैसे भी अपनी वाइफ और उस वक्त बेटी और बेटे से अलग रह रहे थे। तो उन्होंने बीवी के ज़रिए समझाने की कोशिश की, लेकिन बीवी की मौत हो गई। तो अब आमने सामने बाप बेटी को बात करनी थी, लेकिन बाप बेटी में बात कम होती थी। पिता भी फ़ोन नहीं करते थे। माँ की मौत के बाद कुछ बातें ज़रूर हुई, लेकिन उसके बाद नहीं हुई। आखिरी बार बाप और बेटी के बीच जो बातचीत हुई थी वो 2021 में हुई थी, और उन्होंने कहा मिड, एग्जैक्ट उनको डेट और महीना याद नहीं है, लेकिन मिड 2021, तो मानकर चलिए मई जून। तो मई जून में श्रद्धा के पिता विकास वॉलकर की अपनी बेटी के साथ आखिरी बातचीत हुई थी, वो भी फ़ोन पर। और उस बातचीत के दौरान उन्होंने 3 सवाल पूछे थे अपनी बेटी से। पहला, तुम कैसी हो? श्रद्धा ने जवाब दिया, मैं ठीक हूँ। दूसरा, तुम कहाँ हो? उसने कहा, मैं बेंगलुरु में हूँ। अब बेंगलुरु की बात उसने क्यों की पता नहीं। तीसरा, उसने पूछा कि किसके साथ हो, तो उसने वही नाम लिया। यह आखिरी बातचीत थी 2021। उसके बाद 2022 आ गया और तब तक कोई बातचीत नहीं हुई। पिता ने भी पलट कर फिर फ़ोन नहीं किया, और बेटी तो खैर करती ही नहीं थी। लेकिन वो
श्रद्धा के कुछ दोस्त थे जो भाई के टच में थे, विकास वालकर के बेटे के, तो उनके ज़रिए वो खैरियत पूछ लिया करते थे, या फिर उसके सोशल मीडिया को कभी देख लेते, उसके फ़ोन के स्टेटस को देख लेते, डीपी को देख लेते तो पता चल जाता था। लेकिन आखिरी बातचीत 2021 में हुई। अब सवाल ये है कि 2021 में 2 साल हो चुके थे रिलेशनशिप में रहते हुए श्रद्धा को आफ्ताब के, तो इस दौरान बाप बेटी ने कभी बात नहीं की इतनी दूरियां क्यों। तो उन्होंने बताया कि वही जड़ में वही था कि बेटी ने घर वालों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ लिव इन में रहने का फ़ैसला किया, इससे दूरियां बनी बाप और बेटी के बीच। उन्होंने कहा कि लेकिन उसके बाद कभी उन्हें पता नहीं चला कि जिस शख्स के साथ वो रह रही, जिस शख्स के लिए उसने पूरा घर छोड़ दिया, जिस शख्स के लिए वो अपने बाप से भी दूर हो गई, वो उसे मारता पीटता तंग करता है। इसके बारे में उन्होंने कहा कि कभी पता नहीं चला सितंबर 2022 से पहले, यानी अभी 2-3 महीने पहले। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि जो ब्लास्ट में उसने पुलिस रिपोर्ट लिखाई थी श्रद्धा ने पुलिस स्टेशन में मुंबई के, जिस दिन आफ्ताब ने उसे मारा पीटा था, फिर वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी, उस कंप्लेंट के बारे में भी उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। आफ्ताब मारता पीटता है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। आफ्ताब के साथ किस जगह पे रहती है, इस मुंबई में जो घर है उसका कोई पता उन्हें नहीं मालूम था। मतलब बेटी कहाँ रह रही है, पिता को ये सारी चीज़ें पता नहीं थी और बातचीत होती नहीं थी। जैसा मैंने कहा सितंबर में लास्ट बातचीत हुई थी। तो सितंबर के बाद फिर क्या हुआ, क्योंकि यहाँ से आप ये देखिए कि 19 एंड लगभग नवंबर दिसंबर में मुंबई पहुँचती है श्रद्धा। 20 उसी वक्त आफ्ताब से जान पहचान होती है, फिर रहने लगते हैं। 20 की जनवरी में माँ की डेथ हो जाती है। बाप और बेटी के बीच में अब रिश्ता लगभग कट चुका है। फिर भी करीब साल भर बाद 2021 के मिड में बाप बेटी की बात होती है और उसके बाद मई जून के बाद कोई बात नहीं होती। अब पूरा 21 गुजर जाता है, फिर 22 आता है और बेटी को कोई फ़ोन नहीं करती है। सितंबर 2022 में बेटे के पास एक फ़ोन आता है, इसकी मैंने आपको कहानी भी पहले सुनाई है, बट यहाँ आगे बढ़ाने के लिए हिस्सा बताना ज़रूरी है। एक दो दोस्त फ़ोन करता और कहता है कि श्रद्धा को मैं लगातार फ़ोन कर रहा हूँ, मैसेज कर रहा हूँ, चैट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन पिछले 2-2.5 महीने से वो गायब है। ना वो रिप्लाई कर रही है मैसेज का, ना फ़ोन उठा रही है और ना ही वो सोशल मीडिया पर एक्टिव है, कोई पोस्ट नहीं कर रही है। तो तुम्हारे पास कोई दूसरा नंबर है? तब भाई ने कहा नहीं है। तो भाई को भी फिक्र हुई कि आखिर इतने महीने से उसकी बहन अपने दोस्तों के कांटेक्ट में ना हो, ये फिक्र और परेशानी की बात है। तब उसने अपने पिता से ये बात कही। तब विकास वालकर ने पहली बार सितंबर में आफ्ताब को फ़ोन किया और उन्होंने आफ्ताब को 23 सितंबर को फ़ोन किया था, 23 सितंबर, और फ़ोन करके पूछा कि श्रद्धा कहाँ है। 23 सितंबर 2022 को आफ्ताब ने श्रद्धा के पिता से कहा मुझे नहीं मालूम वो कहाँ है, पहले मेरे साथ थी लेकिन अब वो कहीं और चली गई। विकास वालकर ने उससे कहा कि जब तुम्हारे साथ 3 साल से तुम दोनों साथ रह रहे हो और 3 साल से जब साथ रह रहे हो तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी होनी चाहिए थी कि वो कहाँ है, कहाँ गई है, तुम्हें खबर होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आफ्ताब ने मुझे टाला और बोला कि मुझे कोई जानकारी नहीं, पर वो मेरे पास नहीं, मुझे छोड़कर जा चुकी है। ये बात 23 सितंबर 2022 की है। इसके बाद उसी सितंबर के महीने में विकास वालकर को लगा कि कुछ गड़बड़ है। वो मुंबई के पास पहुंचते हैं जहां आफ्ताब का घर था और वहां उन्हें मालूम था दोस्तों से कि श्रद्धा का पता क्या है। श्रद्धा का पता करते हुए वो श्रद्धा के घर पहुंचते हैं, सॉरी आफ्ताब के घर पहुंचते हैं और आफ्ताब के घर का उन्हें मालूम था, श्रद्धा के पिता को पता। वहां जाने के बाद उन्होंने कहा कि आफ्ताब की माँ से उनकी मुलाकात हुई। आफ्ताब की माँ जब मिली तो उन्होंने पूछा कि मेरी बेटी श्रद्धा कहाँ है। चूँकि श्रद्धा कई बार आफ्ताब की माँ से बातचीत कर चुकी थी, इस दौरान जब बेटी गायब है 2.5-3 महीने से पता नहीं है, तो उन्होंने श्रद्धा के बाकी दोस्तों को भी नंबर लिए, उससे भी पूछताछ की, तो हर एक ने बताया कि आफ्ताब के साथ है। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि उसने कंप्लेंट की थी, फिर ये भी बताया कि आफ्ताब की माँ जो है वो श्रद्धा से बातचीत भी करती है और जानती है दोनों रिलेशनशिप में हैं और दोनों शायद शादी करना चाहते हैं। तो विकास वालकर पहुंचे श्रद्धा आफ्ताब के घर और उन्होंने पूछा, पर उनका कहना है कि आफ्ताब की माँ ने उन्हें कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा हमें नहीं मालूम, हमारा बेटा भी अब घर नहीं आ रहा है और श्रद्धा से मेरी भी इधर कोई बातचीत नहीं हुई है, तो मैं नहीं जानती कि वो दोनों कहाँ हैं। और अगर श्रद्धा 2-3 महीने से गायब है नहीं है तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है।
लेकिन हाँ, आफ्ताब से मेरी बात होती है, पर आफ्ताब ने मुझे भी श्रद्धा के बारे में कुछ नहीं बताया। तो अब माँ से भी खाली हाथ लौटकर विकास वॉलकर ने कहा कि अब क्या करें। फिर तमाम दोस्तों ने कहा कि आपको रिपोर्ट लिखानी चाहिए। तब श्रद्धा के पिता पहली बार 3 अक्टूबर 2022, 2 महीने पहले मुंबई के वसई पुलिस स्टेशन में जाकर श्रद्धा की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं, सारी चीज़ें बता देते हैं। इसके बाद फिर एक रिपोर्ट वो नाला सोपाड़ा पुलिस स्टेशन में जाकर लिखाते हैं। इस दौरान में आफ्ताब वहाँ पहुँचता अपने घर, चूँकि वसई पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट थी गुमशुदगी की, और उन्होंने उस रिपोर्ट में बाकायदा आफ्ताब का नाम लिखाया था कि मेरी बेटी गुम है, हो सकता है आफ्ताब ने किडनैप कर लिया हो और उसे पता हो वो छुपा रहा है। तो वसई पुलिस ने आफ्ताब को बुलाया और पूछताछ की। बात है अक्टूबर की, 3 अक्टूबर को कंप्लेंट, और अक्टूबर के ही महीने में वसई पुलिस ने आफ्ताब से पूछताछ की। जिस दिन आफ्ताब से पुलिस पूछताछ कर रही थी, और बकौल आफ्ताब उसने पहले ही उससे अगस्त में ही, बल्कि मई में मार डाला था श्रद्धा को, तो कायदे से जिस दिन पुलिस के सामने, वसई पुलिस के सामने आफ्ताब बैठा हुआ जवाब दे रहा था, वो एक गुमशुदगी की जवाब नहीं दे रहा था, बात हो रही थी, वो एक आरोपी कातिल के तौर पर वहाँ बैठा हुआ था। लेकिन वसई पुलिस को ये सच्चाई पता ही नहीं थी कि वो जिस शख्स से, जिस श्रद्धा की गुमशुदगी के बारे में पूछताछ कर रही है, उस श्रद्धा को तो ये कत्ल कर चुका है और सामने बैठा जवाब दे रहा है। तो वसई पुलिस इस सच्चाई को नहीं पकड़ पाई, न समझ पाई, और यूं ही फॉर्मली आफ्ताब को पूछताछ कर छोड़ दिया, घर जाने दिया। आफ्ताब चला गया। इन्होंने फिर नाला सोपाड़ा पुलिस से भी कांटेक्ट किया, उन्होंने भी कहा हम ढूंढ रहे हैं। विकास वॉलकर का ये कहना है, श्रद्धा के पिता का, जो उन्होंने आज कहा कि अगर वसई पुलिस आफ्ताब को जिस दिन बुलाकर पूछताछ कर रही थी, उसी दिन ढंग से पूछताछ कर लेती, अपने स्टाइल में पूछताछ कर लेती, उसी वक्त श्रद्धा के कॉल डिटेल, मोबाइल की लोकेशन, आफ्ताब के कॉल डिटेल, मोबाइल की लोकेशन, इन सब की जांच कर लेती, दिल्ली में इनके पते के बारे में जांच कर लेती, तो बोले शायद जो दिल्ली पुलिस को मशक्क़त करनी पड़ रही है श्रद्धा की लाश के टुकड़ों को ढूंढने के लिए, वो ना करनी पड़ती, क्योंकि तब 2-3 महीने पहले ही सच्चाई दुनिया के सामने आ जाती और पुलिस के लिए केस आसान हो सकता था। लेकिन उन्होंने कहा कि अपनी जिम्मेदारी को वसई पुलिस और नाला सोपाड़ा पुलिस ने ईमानदारी से नहीं निभाया, और यही वजह है कि वक्त बीतता गया। और फिर आखिरकार जब उन्होंने, वक्त बीत रहा था, तब फिर मुंबई पुलिस से जब रिक्वेस्ट की, चूँकि पता दिल्ली का था, तो फिर ये मामला महरौली पुलिस स्टेशन में पहुंचा। और जिस दिन 9 नवंबर को महरौली पुलिस स्टेशन में एक शिकायत पहुंची महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से, और सिर्फ 48 घंटे के अंदर, यानी 11 नवंबर को आफ्ताब महरौली पुलिस के शिकंजे में था और उसने सारा सच उगल दिया था 2 दिन के अंदर अंदर। तो अगर यही चीज़ सितंबर अक्टूबर में हो जाती तो शायद ये कहानी कुछ और होती। खैर, ये सारी बातें बताई। अब जो बहुत सारे लोग जानना चाहते थे, श्रद्धा 3 साल से बाहर है, आफ्ताब उसे पीट रहा है, श्रद्धा के अपना घर है, पिता है, भाई है, फिर भी वो उस शख्स के साथ क्यों रह रही है, वो घर क्यों नहीं लौटना चाहती? क्या कभी श्रद्धा के पिता ने घर वापसी के लिए कोशिश की, श्रद्धा को बुलाया? ये सवाल पूछा गया उनसे। उन्होंने कहा कि वो जब भी श्रद्धा को फ़ोन करने की कोशिश करते थे, एक तो श्रद्धा बात नहीं करती, टाल देती, और जब घर बुलाने की बात की तो उन्होंने कहा मैंने शुरुआत में कोशिश की थी, लेकिन श्रद्धा ने हमेशा टाला और ज़्यादा बात नहीं की। लेकिन ख़ुद उनके मुताबिक आखिरी बात उन्होंने 2021 के मिड में किया था, यानी मई और जून के महीने में। पिछले 1 साल से उनकी कोई बात नहीं हुई थी। तो जो भी मान मनव्वल या घर बुलाने की बात थी, वो साल भर पहले की थी, 2021 मिड तक, उसके बाद नहीं। लेकिन क्यों श्रद्धा वापस नहीं आना चाहती थी इतना जुल्म सहने के बाद? इसके बारे में उन्हें कोई आइडिया? उन्होंने इसका जवाब दिया कि आफ्ताब ने उसके ऊपर प्रेशर बना रखा था, जो उन्हें बाद में पता चला। ये सारी सच्चाई जब सामने आई, दोस्तों से श्रद्धा के पूछा, न सिर्फ प्रेशर बना रखा था, बल्कि वो श्रद्धा को ब्लैकमेल कर रहा था। अब ये नई चीज़ थी कि ब्लैकमेल कर रहा था। यहाँ पे ये सवाल उठता है कि आखिर श्रद्धा जिस शख्स के साथ 3 साल से रिलेशनशिप में रह रही है, वही शख्स श्रद्धा को किन बातों और किन चीज़ों के लिए ब्लैकमेल कर रहा था?
इसके बारे में उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि शायद उन्हें नहीं मालूम। लेकिन उनका ये कहना था कि ये कत्ल श्रद्धा का जो हुआ है, ये एक आदमी का काम नहीं हो सकता। अब इसकी क्या वजह थी, ये उन्होंने खुलकर नहीं बताई, लेकिन एक आदमी का नहीं हो सकता। और इसीलिए उन्होंने मांग की बाकायदा पुलिस से, सरकार से, कि इस केस से जुड़े हुए जितने लोग हैं उन सब की जांच होनी चाहिए। ख़ास तौर पर उन्होंने मांग की कि आफताब के घर वाले, इसमें भी आफताब के माँ और बाप और साथ ही उसके भाई, जो उसका एक दूसरा भाई है, इनकी जांच ज़रूर होनी चाहिए। क्योंकि उन्हें लगता है कि 6 महीने पहले अगर उसने कत्ल किया और इन 6 महीनों में, क्योंकि आफताब की माँ को भी ये मालूम था कि श्रद्धा आफताब के साथ रहती है, श्रद्धा बात किया करती थी, और 6 महीने तक वो गायब है और उन्होंने कभी खबर नहीं ली, पूछा नहीं, तो श्रद्धा के पिता को शक है कि ऐसा नहीं हो सकता। शायद उन्हें पूरी जानकारी थी, लेकिन उन्होंने ये जानकारी नहीं दी। तो इसलिए श्रद्धा के पेरेंट्स और भाई की भी जांच होनी चाहिए। उनके पिता ने बताया कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी उन्होंने मुलाकात की, साउथ दिल्ली के डीसीपी से मुलाकात की जिनके एरिया में केस हुआ है, और साथ ही महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से भी उन्होंने मुलाकात की आज। और सभी से एक ही मांग की है, मांग ये कि जिस बेदर्दी के साथ उनकी बेटी को मारा गया है, ठीक वैसी ही सज़ा आफताब को मिलनी चाहिए, और फांसी से कम तो कोई सज़ा मिलनी ही नहीं चाहिए। बस इसी चीज़ की उन्होंने कहा कि वो मांग कर रहे हैं। हालांकि ये मामला दिल्ली पुलिस की तरफ से है, तो दिल्ली पुलिस का अपना वकील भी होगा, लेकिन आफताब को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, इसके लिए श्रद्धा के पिता विकास वॉलकर ने अपनी तरफ से भी एक वकील रखने का आज ऐलान किया। सीमा कुशवाहा, उनको उन्होंने अपॉइंट किया है अपने वकील के तौर पर। आपको याद दिला दूं, सीमा कुशवाहा वही है जिन्होंने निर्भया केस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, और इन गुनहगारों के ख़िलाफ़ जिन्हें फांसी दी गई उनकी वकील थी, और आखिरी वक्त तक केस लड़ा। एक तेज़ तर्रार महिला वकील हैं, और क्राइम तक पे आप उनको सुन भी चुके हैं, वो यहाँ आई भी थी, उनका पूरा इंटरव्यू भी था। तो श्रद्धा के पिता ने उनको अपना वकील रखा है ताकि इस केस में कड़ी से कड़ी सज़ा आफताब को दिला सकें। एक जो सबसे अहम बात उन्होंने कही वो ये कि ये जो मोबाइल पर डेटिंग ऐप्स है, या मोबाइल ऐप है, डेटिंग ऐप है, उनकी बेटी की मौत के लिए एक कहीं ना कहीं ये भी जिम्मेदार है। और उन्होंने कहा कि 18 साल के बाद जो लोग बालिग होते हैं उनको एक तरह से काउंसलिंग की ज़रूरत है ऐसे ऐप्स और ऐसी चीज़ों के बारे में। और उन्हें लगता है कि अगर इस डेटिंग ऐप पर न जाती उनकी बेटी श्रद्धा तो शायद आज जिंदा होती, लेकिन इस डेटिंग ऐप की वजह से ही उसकी मुलाकात आफताब से हुई, और फिर आफताब ने उसका ब्रेन वॉश किया। ये भी उन्होंने कहा कि घर न लौटने के पीछे की जो सबसे बड़ी वजह थी वो आफताब था। शायद उनकी बेटी घर लौट आती, लेकिन आफताब ने हमेशा ब्रेन वॉश किया, दबाव डाला, ब्लैकमेल किया और उसे घर आने से रोका, और इसीलिए उनकी बेटी उनसे और उसके परिवार से हमेशा दूर रही। तो डेटिंग ऐप के ख़िलाफ़ भी उन्होंने कहा है कि ऐसे ऐप पर भी नज़र रखनी चाहिए और इसके ऊपर भी कुछ बंदिशें होनी चाहिए। तो उन्होंने खुलकर अपने बाप बेटी के रिश्तों से लेकर इन सारी चीज़ों के बारे में बात की। हाँ, उन्होंने अब जो दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, कहा कि वो इस जांच से संतुष्ट हैं, लेकिन अगर पहले महाराष्ट्र पुलिस इस केस को थोड़ा बहुत ढंग से वक्त रहते जांच कर लेती तो शायद आज नतीजा कुछ और होता, लेकिन अब वो इस केस की जांच से मुतमईन है, संतुष्ट है। तो कुल मिलाकर बाप बेटी के रिश्तों से लेकर आफताब को सज़ा दिलाने से लेकर तमाम वो बातें करीब महीने भर बाद श्रद्धा मर्डर केस के खुलासे के बाद पहली बार सामने आकर श्रद्धा के पिता ने ये कही। अब ये तो रहा एक पहलू। दूसरा पहलू ये कि आज ही जब श्रद्धा के पिता सामने आए, आफताब की 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी यानी न्यायिक हिरासत ख़त्म हुई, जो एक नॉर्मल चीज़ है, और फिर से आज उसकी 14 दिन की कस्टडी बढ़ा दी गई। अब ये जब तक केस का फैसला नहीं हो जाता, ये 14 डेज़ की जुडिशियल कस्टडी बढ़ती जाएगी, मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ। तो इसमें कोई नई अनोखी चीज़ नहीं है, बढ़ेगी तो 14 ही दिन की, क्योंकि ये एक नियम है, और वो इस वक्त तिहाड़ जेल में है और बिल्कुल ठीक है। अब इंतज़ार है बस तो डीएनए का, जो मैंने आपको शुरू में बताया रिपोर्ट, तो आज शाम या कल बहुत मुमकिन है कि ये रिपोर्ट सामने आ जाए। पुलिस की जांच लेकिन अब भी जारी है। आफताब तिहाड़ के अंदर है, लेकिन इन्हें कई सबूत, बाकी कड़ियों को जोड़ना, ये सारी चीज़ें उनके सामने है। लेकिन एक सवाल जो सबसे
अहम था वो ये कि सभी ने पूछा श्रद्धा के पिता से कि ये बताइए कि आप तो पिता हैं, आप इस केस में पीड़ित हैं, आप दिल्ली पुलिस से मिले, उनके तमाम अफसरों से मिले, आईओ से मिले, डीसीपी से मिले, श्रद्धा मर्डर केस की सच्चाई क्या है, पुलिस के हाथ अब तक कौन कौन से सबूत लगे, जांच किस मोड़ पर है, क्या आफ्ताब को कड़ी सज़ा दिलाने के लिए पुलिस ने जो अब तक किया वो काफ़ी है। आमतौर पर ऐसे केसेस में पुलिस पीड़ित परिवार को भरोसे में लेकर उसे बहुत कुछ बताती है, लेकिन श्रद्धा के पिता ने जो जवाब दिया वो यूं था। उन्होंने कहा कि उन्होंने पुलिस से पूछा कि अब तक क्या मिला, श्रद्धा की लाश के कुछ टुकड़े मिले, सुराग मिला, सबूत मिला। तो उन्हें दिल्ली पुलिस ने ये कहा कि देखिए, हम आपको ये चूँकि केस अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, जब चार्जशीट तैयार हो जाएगी तो उस चार्जशीट को अदालत में दाखिल करने से पहले हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो उनका कहना था कि फ़िलहाल दिल्ली पुलिस ने उन्हें भी ये जानकारी नहीं दी है कि इस केस में अब तक क्या कुछ मिला, क्या नहीं मिला, केस कहाँ पर है, जांच कहाँ पर है, और इंतज़ार करने के लिए कहा कि एक बार चार्जशीट यानी आरोप पत्र तैयार हो जाए तो फिर वो बताएंगे उनके पिता को। पहले चार्जशीट दाखिल करने के लिए 90 दिनों का वक्त होता है। 90 दिनों में से लगभग 30 दिन निकल चुके हैं, मानकर चलिए, तो अभी 60 दिन बाकी हैं। पर ज़रूरी नहीं है कि 90 ही दिन में चार्जशीट दाखिल हो, उससे पहले भी पुलिस कर सकती है। मैक्सिमम 90 डेज़ ज़रूरी है, क्योंकि अगर 90 दिन में आप चार्जशीट दाखिल नहीं करते तो फिर 91 दिन से जो आरोपी है वो ज़मानत लेने का हकदार हो जाता है। उसके पास एक मौका मिल जाता है ये कहने का कि देखिए, मेरे खिलाफ कोई सबूत ही नहीं मिला तो चार्जशीट ही दाखिल नहीं कर पाई पुलिस। तो इसीलिए ज़रूरी होता है और अमूमन पुलिस कर देती है 90 दिन के अंदर। तो हो सकता है अगले महीने 50-60 दिन में भी कर सकती है, पर बहुत कुछ डिपेंड करता है इस फॉरेंसिक और डीएनए की रिपोर्ट पर। ये रिपोर्ट अगर पुलिस के मनमाफिक आ गई, इस रिपोर्ट से जाहिर हो गया कि हाँ, जो बॉडी के टुकड़े मिले हैं वो श्रद्धा के ही है, तो फिर केस क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर गलती से डीएनए रिपोर्ट मैच नहीं किया, रिपोर्ट निगेटिव आ गई कि जो हड्डियों के टुकड़े लैब में भेजे गए सैंपल जांच के लिए वो किसी और के हैं, तो फिर केस वहीं से आकर खड़ा हो जाएगा जहां पर ये 11 नवंबर को था, यानी जब आफ्ताब की गिरफ्तारी हुई थी। हालांकि जिन पुलिस वालों से मैंने बात की या मिला वो बहुत कॉन्फिडेंट है। उनका कहना है कि हमने जो सबूत हासिल किए हैं, हमें ये मानना है, हमें पता है, हमें यकीन है कि डीएनए रिपोर्ट क्या आनी है। तो उनके इस भरोसे और यकीन को देखते हुए लगता यही है कि डीएनए रिपोर्ट इस केस को इसके अंजाम तक पहुंचा देगी। तो आज कहानी में इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज BR परिहार, इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे परिहार जी। और ये राजस्थान पुलिस में है। साथ ही आर्या का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे आर्या। और ये कामरान अहमद की बिटियां हैं। प्रियंका कार, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे प्रियंका जी। और ये चरणजीत जी की पत्नी है और इनकी बेटी हैं दिव्यांशी। साथ ही विकास हरसोत का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे विकास। और ये हेमंत ने भेजा है। नीरज वशिष्ठ का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे नीरज साहब। और पंकज सिंह ने भेजा है। इसके अलावा धीरज, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे धीरज। और यश पंत ने भेजा है। शुभम पांडे, इनका भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे शुभम एंड ऑल द बेस्ट। साथ ही अरबाज खान का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अरबाज। मानसी तिवारी, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे मानसी, बल्कि इनका 8 को था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। और आदर्श बागे ने भेजा है। साथ ही आज जानवी हुमारी और रवि राज की मैरिज एनिवर्सरी, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। विद्या जी एंड भीम जी की भी आज एनिवर्सरी, आप दोनों को भी बहुत बहुत बधाई। और सुशांत गंभीर ने भेजा है। इसके अलावा विक्टोरिया चेट्टी और राजा शेट्टी, इनकी भी आज एनिवर्सरी है, तो विक्टोरिया जी और राजा जी, आप दोनों को भी बधाई। स्वरूपा जी और सुजीत डी सग्गम, इन दोनों की भी आज एनिवर्सरी है, तो आप दोनों को भी बहुत बहुत बधाई। और सान्विका ने भेजा है, उनकी बेटियां हैं ये। इसके अलावा दीपिका कपूर और वरुण कपूर, इनकी भी आज एनिवर्सरी है, तो आप दोनों को भी बहुत बहुत बधाई। अदीब कामिल के पेरेंट्स की भी आज मैरिज एनिवर्सरी है, तो अदीब साहब, आपके पेरेंट्स को पूरी क्राइम तक फैमिली की तरफ से बहुत बहुत मुबारक बधाई। इसके अलावा हर्षाली और पवन पवार, इनकी भी आज एनिवर्सरी है, तो आप दोनों को भी बहुत बहुत बधाई मुबारक। और पंकज देशमुख ने भेजा है। लक्ष्मी और चमन जी, इनकी भी आज एनिवर्सरी है, तो आप दोनों को भी बहुत बहुत बधाई। और विजय और महक ने भेजा है। साथ ही शिवानी बराई और समृद्ध बराई, इन दोनों की भी आज एनिवर्सरी है, तो आप दोनों की, बल्कि बवाई हैं शायद,
कोई बात नहीं, शिवानी जी और समृद्ध जी, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। और ये दुबई से हैं और थैंक यू सो मच। आपसे कभी ज़रूर मुलाकात होगी दुबई आए तो। सोमनाथ काले ने कहानी की फरमाइश की है, साथ ही राकेश कनानी, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। अनिल राव और गुड़िया तेवतिया, तो कांग्रेट्स आप दोनों को। इसके अलावा अक्षय श्रीमाली, थैंक यू सो मच। पायल गर्ग, इन्होंने एक सवाल पूछा है कि गोवा या कोलकाता जैसी जगहों पे पुलिस की वर्दी वाइट क्यों होती है, बाकी जगह खाकी होती है। इसका जवाब तो मुझे पता है, लेकिन गलत ना बोलूं इसलिए मुझे थोड़ा सा और चेक कर लूँ एक बार क्रॉस, कल इसका जवाब देता हूँ आपको। साथी रंजीत कुमार, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। नेहा कौसर और जुबैर शेख, थैंक यू आपके प्यार के लिए। इसके अलावा मंजेश चौरसिया, थैंक यू मंजेश। निखत प्रवीण सिल्लीगुड़ी से हैं, थैंक यू आपका भी। और असगर, आपसे कोई नाराज़गी नहीं है असगर भाई। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।